अर्नब गोस्वामी की अरेस्टिंग को आप जायज़ मानती हैं? देखिए मैं हंस देती हूँ सॉरी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था जब वो अरेस्ट हो रहे थे। द वे दिस, मतलब मैं उसको ना छाती ठोक ठोक के मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, अरे करके दिखाइए। पूछता है भारत, भारत पूछ रहा है कि अर्नब तुम्हारी इतनी बड़ी मतलब 56 इंच की छाती तुम्हारी भी रही है, तुमने बार बार ताल ठोक के लोगों को बुलाया, तो प्लीज़ इसमें कुछ और करो, कुछ नया करो। ये जो नौटंकी कर हो रही थी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे हाथ पे एक निशान भी है। अब मैं चाहूँगी आप ये दिखाएं, ये निशान है, ये छोटा सा निशान है। स्कूल में इंजेक्शन लग रहा था, अब मुझे नहीं लगवाना था, ठीक है, तो मैं बेंच के नीचे छुप गई। तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेरा एक फ्रेंड था वो भी छुपा हुआ था, वो टीचर को मिल गया, तो उसने क्या किया, उसने मेरा भी बताया कि मैं भी बेंच के नीचे हूँ। मुझे लगाने की कोशिश की, वो बहुत बुरी तरह लगा, तो ये घाव जो है सालों रहा और अभी भी इसका निशान है। आई एम 45 नाउ, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ कि ये जो सुई लग रही थी ना, इससे भागना कोई लॉजिक नहीं है। अगर कुछ करना चाहता तो करके दिखाता तो बात थी, तब पता चलता कि अर्नब गोस्वामी है। तो देखिए मैं एक चीज़ जानती हूँ कि अर्नब को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, पहली बात तो मैं बड़ी उत्साहित हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से, क्योंकि उन्होंने बड़ी उससे ना छाती ठोक ठोक के कहा था उद्धव ठाकरे, संजय राउत बुलाओ, मैं जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ आऊँगा। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं थी, वो पिछली बार भी अरेस्ट हुए थे, तब भी वो गए थे जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। बड़े आराम से शालीनता से आप जाके अपनी बात कह के आ सकते थे। पर जैसे जैसे मैं अर्नब को तब से जानती हूँ जब वो CNBC में थे, तो 20-21 साल से मैं उस आदमी को जानती हूँ, जब उनके मुँह से हिंदी नहीं निकलती थी। आज जब उनकी हिंदी निकलती है, उनकी भाषा का जो स्तर है वो इतना घटिया हो गया है, इतना नीच हो गया है, और उसके बाद जब उनका कोई स्तर नहीं है तो फिर उनके साथ जो घटनाएँ हो रही हैं, और उस लेडी ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने सुसाइड नोट दिया है, किसी ने अपना परिवार खोया है, तो कम से कम इतना बोलना तो उनका बनता है। और अगर आज सरकार सुन रही है तो उसे आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा था इस वजह से, भाजपा इसको सपोर्ट कर रही थी इस वजह से, नहीं, सेलेक्टिव नहीं हो सकते। अगर एक आदमी जो गलत है वो मेरे आपके सबके लिए गलत है, और जो सही है वो मेरे आपके सबके लिए सही है, क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो पीछे से सेट होके आए। मेरा एक सवाल है, पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया है कि अगर मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया तो इसका जिम्मेदार अर्नब गोस्वामी खुद होगा, तो क्या देखिए अर्नब से हम इतना, अर्नब के प्रशंसक कुछ कर लें तो कर लें, अर्नब से आप ये चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो आदमी स्याही से डर गया, उस दिन वो कह रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो हमने उसको बोला, हमने कहा अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो आप अस्पताल में होते, आप स्याही नहीं फेंकते, फिर आपके गाल पे ही पड़ता। इतना हाथों का इस्तेमाल, हाथ जगन्नाथ, और हाथ वाले लोग हैं हम, तो इतना तो हमारा बनता है कि अगर हम देना चाहें तो हम दे सकते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, मीडिया में TRP के लिए आप 10 चीज़ें कह सकते हैं, पर मुद्दों की बात करेंगे, लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा दोबारा सुनेंगे। लोग इसलिए सुने कि आप भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको सुनूंगा। NDTV को मैं तब सुनूंगा जब मुझे कांग्रेस या लेफ्ट पार्टीज़ की सुननी हो। ये सेलेक्टिव ना, चॉइसेस हर तरह से सेलेक्टिव हो गई हैं। मुझे लगता है दूरदर्शन का टाइम बेटर था, जो दिखाता था देखना पड़ता था। 43 CDs दी थी चिन्मय आनंद के अगेंस्ट में, कोई एक्शन है? 43 CDs हैं वो, कि कोई एक्शन है? नहीं है। दूसरी बात होगी कि चाहे वो प्रियंका रेड्डी रही हो, चाहे वो आसिफा रही हो, हमने ये देखा कि आपने तिरंगा यात्रा किसके फेवर में निकाली है। आप बलात्कारी को निकिता तोमर के मामले में आज जो है सेलेक्टिव होकर बाहर आके खड़े हो गए कि हमें न्याय चाहिए, पर क्या किसी और बच्चे के लिए, आसिफा के लिए, नैन्सी झा के लिए जब न्याय मांगना था तब आपकी ज़रूरत नहीं थी सरकार में आने के लिए, और लड़कियां सीढ़ी बनेंगी और उसके बाद जो है आप उन्हें लात मार के हटा देंगे। जो हाथरस में हुआ, शर्मिंदगी, जो गुस्सा है उसमें, आप कहते हैं राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति इसलिए नहीं हो रही है कि कोई भी ऐसी माँ, 19 साल की वो लड़की थी गांव देहात में। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि लड़कियों के बक्से तैयार हो जाते हैं इस टाइम तक, 16 साल से तैयारी शुरू हो जाती है शादी की। आपकी अचानक ही ना देशभक्ति जगाते हैं वो, कि अगर आज आपने नहीं बोला तो देश कल खतरे में आ जाएगा, कल पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर देगा। जबकि इन चीज़ों की आज की डेट में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जगह, हर आदमी की अपनी लड़ाई है, और फिलहाल हर देश ऐसी लड़ाइयों से जूझ रहा है कि आपको ये कहना कि सेलेक्टिव होके, फिर वही सुबह आते हैं सेलेक्टिव होके, पाकिस्तान तभी आता है, हमले तभी होते हैं, आतंकी तभी आते हैं। और जय श्री राम बोलने में, भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में संघियों का और भाजपाइयों का कभी भी कोई योगदान नहीं रहा। अगर ये 1992 के बाद ये मुद्दा राजनीतिक ना होता तो आज भी रामलला कहीं और ही पड़े होते, उनको कोई देखने वाला नहीं था। और देश की अगर ये बात करें तो जिन्होंने देश के लिए कभी नहीं बोला वो आज भी नहीं बोलेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भावनाएं भड़काना बंद करें, ये भावनाएं भड़काते हैं।
शिखर धवन की चोट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। विराट कोहली को अभी जैसे उनको भी अभी शुभकामनाएं दी उनकी वाइफ के प्रेगनेंसी पे भी। तो आप हर ऐसी चीज़ पे बोलते हैं जहाँ लोग एंजॉय तो कर लेते हैं उस चीज़ को, सेलिब्रेशन। मोदी जी जो है वो मुझे जो लगता है वो इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट देते हैं, बड़े बड़े इवेंट देते हैं, तोता खिलाते हैं, मोर उड़ाते हैं। मेरा सवाल तो बहुत ख़तरनाक एक ये है कि मोर से पंख उठाने में आदमी का पसीना छूट सकता है, आसानी से मोर पंख नहीं नचाते। तो सोचिए मोदी जी ने कितने घंटे इंतज़ार किया होगा कि वो सावन का महीना नहीं था, मोर यूं ही खुशी में नाच नहीं रहा था, तो कितनी मेहनत की उसके पंख उठा के उसके साथ में से निकल के आने के लिए। इतनी ही अगर अपने देश की आपको राजनीति ना दो तरीके से होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, या तो आप किसी से बेटर कर लें या किसी को टांग खींच के गिरा दें। तो इतिहास में जो लोग दफन हैं उनको टांग खींच के गिराया जा रहा है, क्योंकि आपके अपने पास में कोई ऐसा माइंड वो चीज़ नहीं है जिसको आप सेट कर सकें कि हाँ ये मैंने किया। और अगर इतनी बहादुरी है, इतनी बुलंदी है, तो नोटबंदी के नाम पे वोट मांगे, GST के नाम पे वोट मांगे, 3 तलाक के नाम पे वोट मांगे, अगर लोग उनको वोट दें, CA NRC के नाम पे मांगे। मैं इसी जगह जंतर मंतर लाल किले के हर प्रोटेस्ट में रही हूँ। CA NRC को मैं कह सकती हूँ कि मैंने जिया है। और इनफैक्ट जब पार्टी लोग वाली लाइन पे जब नारे लगते हैं तो मेरे अपने नारे भी NRC वाले ज़्यादा निकलते हैं। वो इसलिए निकलते हैं कि उसमें सभी कलेक्टिव लोग थे, बहुत सारे लोगों ने मिलके वो किया था कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम, और आपने देखा होगा उस टाइम भी मुसलमान ज़्यादा नहीं निकला था, मुसलमान के साथ पूरा हिंदुस्तान निकला था। तो वो इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में देश को एक कर गए। कोरोना काल नहीं आता तो आज देश इनको बता चुका होता कि ये किस स्थिति में है और किस हालात में है। बेटर जो है ना, देश ने उन्हें समझा दिया है। और जैसे जैसे टाइम आएगा ये सरकार समझेगी कि वो जो लॉलीपॉप ये देते थे ना राष्ट्रभक्ति के नाम पे, चूरन जो खिला रहे थे, उसका ज़माना निकल गया। अब लोग मुद्दों की बात करेंगे और लोग देश की बात करेंगे, और ज़रूर करेंगे। मीडिया का मुंह बंद किया जाएगा तो आपातकाल नहीं है। आपातकाल तभी है जब अर्नब जैसे लोगों को, सुधीर चौधरी जैसे लोगों को आप दबाने की कोशिश करते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह याद दिलाते हैं कि अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता कीजिए, सही उसमें जो आपका काम है उस पर बने रहिए, अपनी मुद्दों से मत भटकिए, अपनी वैल्यूज़ से मत भटकिए। और अगर आप इससे भटक रहे हैं तो फिर उससे कोई क्या फ़र्क पड़ता है कि आपातकाल और पिछले आपातकाल से इस आपातकाल को, ये अनकहा आपातकाल है, अनकहा है क्योंकि इसको अभी किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, पर पूरा देश जानता है कि वो किस तरह के आपातकाल में इस टाइम जी रहा है। तो इसमें सुधीर चौधरी ने बोला है कि मुझे पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए उनको, पहली फुर्सत में इनको पत्रकारिता तो पक्का छोड़ देना चाहिए। देश हित में कह रही हूँ, लोगों के हित में बोला। देखिए DNA में बोले, कहीं भी बोले, उनके मन में बात आई है ना, तो उनको प्लीज़, मैं तो कह रही हूँ हमारी जितनी साथियाँ खड़ी हैं हम सबको जाना चाहिए और उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जो आपने सोचा है इसको करके दिखाइए, करके दिखाइए। अगर आप भक्त हैं, मोदी भक्त हैं और खुद खुल के कहते भी हैं कि आप वो भक्त हैं, तो अपनी बात पे जो आपने कहा है उसको करके दिखा दीजिए। मोदी जी के कोई वादे पूरे नहीं हुए, अगर उनके भक्तों का कोई एक वादा पूरा हो जाता है कि अगर वो पत्रकारिता छोड़ना चाहते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के, दोनों कर जोड़ के भारत की जनता की तरफ से मैं निवेदन कर रही हूँ कि कृपया राजनीति तो क्या कर रही हूँ, सॉरी, पत्रकारिता ज़रूर छोड़ देनी चाहिए उन्हें। इतना जहर नहीं चलाए, कोई ज़रूरत नहीं है वो, नहीं, हमें नहीं चलाने की ज़रूरत है। ऐसा है, सुनिए, मैं वेब न्यूज़ पोर्टल्स जितने भी हैं, इनके शेयर्स, इनके व्यूज़, इनके लाइक्स, मेरे कई वीडियोस पहले भी आ चुके हैं और मैं उसी लिए बोल रही हूँ कि इन लोगों की जो रीच है वो उस मीडिया की नहीं है। आप मैक्सिमम लोगों से कहेंगे तो वो ये कहेंगे मेरे घर में न्यूज़ नहीं चलती, आप जो देखते हैं इसी पे देखते हैं, फ़ोन पे देखते हैं या वेब पे देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईमानदार पत्रकारिता है, ये ईमानदार पत्रकारिता है। और इसको अगर आपने जीवित रखा ना तो DNA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा शोज लेके इसीलिए आए हैं, जी से अलग आके नेट पे आके DNA करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, समझ रहे हैं आप? तो जो आप लोगों का पोर्टल है बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल है। और मैं तो ये चाहूँगी कि आप लोग खुद भी इसको वायरल करते रहें, हम लोगों के साथ शेयर करें। हम भी जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना बदला लिया अरेस्टिंग करवा के। किससे बदला? अर्नब से। ऐसा क्या कर लिया अर्नब ने? अर्नब ने देश के साथ बुरा किया, अर्नब ने देश के लोगों के साथ किया, अर्नब ने लोगों के बीच में नफरतें बढ़ाई हैं। अर्नब, सुधीर चौधरी हो गई, रूबिका लियाकत हो गई, अंजना ओम कश्यप हो गई, इन लोगों ने लोगों में नफरत बढ़ाई। ये बात इन्होंने जो किया है वो भारत की जनता के साथ गलत किया। लोगों की भावनाओं को भड़काना जो है ना वो सबसे गलत बात है। बाकी सब नेता तो बाद में आते हैं, ज़मीन तो ये तैयार करते हैं ना उनके लिए। हाँ, चलते चलते 2 शब्द अर्नब के बारे में क्या बोला? रहने दीजिए।
बिल्कुल रहने दीजिए, वो इस लायक नहीं है कि मैं बात करूं। मैंने आपको बताया मैं उनसे 21 साल से जानती हूं, और जो डिमोशन हुआ है उस आदमी का मेरी नज़रों में, वो बहुत ही वाहियात है सच में। मतलब वो अंग्रेजी बोलता रहता है, दैट वाज गुड। हिंदी सीखने के चक्कर में उन्होंने अपने सारे वैल्यूज़ भुला दिए हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं।